आज हम लोग क्लास 9 का विज्ञान का लेसन 1 हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर भी कहा जाता है। तो नॉर्मली पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग जानेंगे। आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन आगे चल कर के हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे पदार्थ के न केवल 3 प्रकार होते हैं बल्कि पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं। तो आगे और आने वाले समय में कौन 2 प्रकार के बारे में हम लोग जाने या फिर वैज्ञानिकों ने जाना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप अगर अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। प्रत्येक का आकार, आकृति और बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया था। जिस हवा में हम लोग श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ तक कि इस पानी की बूंद भी क्या है, पदार्थ है। ध्यान रखिएगा। यानी हम लोग जो भी चीज़ को अपने आसपास देखते हैं सभी चीज़ों को हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का, चाहे कोई भी वस्तु है, सभी वस्तुओं का क्या होता है, द्रव्यमान होता है और ये कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। अगर आप बालू का एक कण को भी उठा लें तो बालू के कण का भी कुछ द्रव्यमान होगा अगर हम उसे सोने के तराजू में ले जाकर के तोलें तो, और वह अपना कुछ स्थान भी घेरेगा। तो यानी कि प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वे अपने स्थान को घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता आया है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया। कौन कौन से 5 मूल तत्वों को पंचतत्व कहा गया है? ये पंचतत्व क्या है? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और संसार की कोई भी वस्तु है इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर के बनी है, या तो वायु से, पृथ्वी से, अग्नि, जल या फिर आकाश से। और हम लोग जब मर जाते हैं तो उसके बाद भी हम लोग क्या होते हैं, इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है हमारा शरीर। तो उनके अनुसार ये सभी वस्तुएं क्या है, इन्हीं पंचतत्व से बनी हुई है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों को भी ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थ के भौतिक गुणधर्म को, पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति क्या है? तो नॉर्मली कोई भी पदार्थ अगर जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट कोई मोमबत्ती है, पिघल गया तो पिघल जाने के बाद फिर मोमबत्ती बन जाएगा। जल गया तो बनेगा क्या? नहीं, तो वह रासायनिक परिवर्तन हो गया और बदल जा रहा है, फिर से पुराना चीज़ में बदल जा रहा है, तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। आप लोग ये चीज़ पहले भी पढ़े हैं कि दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। तो इस अध्याय में हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे पढ़ेंगे। अब देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ किससे बना होता है? तो पदार्थ जो है आपका कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? कणों से मिलकर के बना होता है। ध्यान रखिएगा, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का मानना था पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं? रेत की तरह के कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो 2 विचारधारा इसको लेकर के आई थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्रियाकलाप हम नहीं पढ़ेंगे, अपने से पढ़िएगा क्रियाकलाप बाद में। नीचे में देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। 1 लीटर बराबर 1 dm3। वहीं देखिए नीचे में लिखा हुआ है 1 लीटर बराबर 1 dm3, 1 लीटर बराबर 1000 ml और 1 मीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब आप लोग पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। अब आता है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के ये कण जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। कितना छोटा होगा? इतना छोटा कि आपका दिखाई भी नहीं पड़ता है आंखों से, इतने छोटे हो सकते हैं। आप लोग नॉर्मली पानी में चीनी को घोलते हैं, जब पूरा घुल जाता है तो चीनी दिखता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब वो अत्यंत छोटा कण है, वह घुल गया पानी में जाकर के। अब देखिए यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा को मिलाया गया है। 100 ml है, उसी में थोड़ा सा मिला करके इसको चेक किया गया है।
तो जब ये मिल जाएगा तो क्या होगा, अत्यंत छोटा कण में चला जाता है। जैसे अभी मैंने पानी और चीनी का एग्जाम्पल दिया, जो कि आप लोग नॉर्मली अपने घर में किए होंगे या फिर देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतना छोटा कि हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब आता है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या है। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा अपना। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे कि आप पानी में चीनी घोल दिए, इसका अर्थ है कि पानी में खाली जगह था तभी तो चीनी घुल गया, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए हम जार लिए, उस जार में क्या किया, बड़ा बड़ा पत्थर भर दिए। आप बताइए उसमें छोटा पत्थर घुसेगा, घुस जाएगा। अब छोटा पत्थर घुसा दिए, बड़ा पत्थर घुसा दिया, अगर हम बालू भर रहे हैं घुसेगा, हाँ घुस जाएगा। आप लोग लेकर के घुसाइएगा कभी। उसके बाद क्या जार पूरा तरह भर गया, नहीं, और पानी डाल दीजिए, पानी में घुस जाएगा उसके अंदर। यानी कि पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अरे भाई बड़ा पत्थर डालोगे तो बीच में खाली खाली जगह रहेगा, वहाँ गिट्टी भर दिए। अब गिट्टी भर दिए, गिट्टी के बीच में भी खाली जगह रहेगा, वहाँ बालू भर दिए। अब बालू भी भर दिए, फिर भी खाली जगह रहा, अभी पानी भर दिए, तब जाके जार पूरा भरेगा। बात समझ में आई। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण की अगर हम बात करें, पदार्थ के कण क्या होते हैं, ये निरंतर गतिशील होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है यहाँ पर देखिए कुछ और दिया गया है, आगे ला पेज पे आ जाइए। क्रियाकलाप हम छोड़ दे रहे हैं, क्रियाकलाप के आगे आते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। आप लोग देखिएगा जब घर में आप सब्जी बनाते हैं, जब सब्जी पूरा गर्म रहता है, डपक रहा होता है, उसका सेंट बहुत दूर तक चला जाता है ना, तो यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा रहती है। और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। यही कारण है कि आपके नाक तक उसका श्वास आ जाता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। आप देखो दो अलग अलग पदार्थ अपने आप आकर के कहीं मिल रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा, विसरण कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाई गई है जो ये खेल खेल रही है, और जिसमें कि सभी लड़कियां लोग क्या कर रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कस के पकड़ी हुई है। तो यानी कि ये क्या है, एक साथ दिखा रहा है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं हो सकता। और पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है, लेकिन इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये लकड़ी है मेरे पास, क्या इसको हम आसानी से ऐसे करके तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, यानी इसका आकर्षण बल अलग होगा। वहीं ये पतला लकड़ी है, इसका आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। कुछ कुछ और चीज़ें होती है जो कि और आसान है, आसानी से तोड़ सकते हैं। और लोहा का रड है, कितनों बल लगाएंगे टूटेगा क्या, यानी उसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा प्रबल होगा। कुछ क्वेश्चन आपके सामने, ये सब आपको खुद से बनाना है। अब आते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कण की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था किसको बोलते हैं, तो अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसकी सीमाएं स्पष्ट होती है और ये स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। देखो जैसे कि ये पूरा मेरा क्या है, ठोस है ना, इसका आकार क्या है, निश्चित है। आकार बदलेगा इसका, नहीं। क्या इसको दबाएंगे तो दबाने के बाद ये दबेगा, तो लकड़ी है भैया, नहीं दबेगा। तो और अगर बल लगाएंगे, बल लगा के दबाने जाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। बल लगाने से ठोस टूट जाते हैं, यानी कि ये दृढ़ होते हैं तभी ना टूट जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब एक बताइए रबड़ बैंड, ये देखिए मेरे हाथ में एक रबड़ बैंड है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी मान लीजिए कि रबड़ बैंड है। अब रबड़ बैंड को अगर खींच रहे हैं, इसका आकार बदल दिए, क्या आकार बदल गया, तो इसको ठोस बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसका आकार नहीं बदला, फिर छोड़ दिए तो ये अपना पुराने शेप में आ गया ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ठोस है।
बात समझ में आ रहा है? बस ये क्या हो रहा है, खींचने पर तीन आ जाता है, छोड़ देने पर फिर वही आकार को ले लेता है। अब देखो ये सभी क्या है, ठोस है, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर जब बाह्य बल हटा दिए तो रबड़ बैंड का आकार देखो, जब लगा रहे थे तो बदल गया, बड़ा हो गया, छोड़ दिए तो क्या हो गया, छोटा हो गया, मूल आकार में आ गया। और अत्यधिक बल लगा देंगे अभी तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो कारण क्या होता है, जब आप खींचते हैं ना तो इसमें बहुत छोटा छोटा छेद होता है, वो छोटा छोटा छेद में हवा भर जाता है, इसी कारण से ये तिरा गया। और जैसे ही तुम छोड़ देते हो तो क्या होता है, इसका हवा बाहर निकल गया और ये क्या होता है, फिर सिकुड़ जाता है। अब आते हैं हम लोग द्रव अवस्था के ऊपर। द्रव अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट। तो हम लोग प्रेक्षण से पाते हैं द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब जैसे ये पानी है, क्या इसका आकार यही रहेगा? अगर हम इसको अगर हम मुंह में डालें, क्या इसका आकार बदलेगा क्या? नहीं। और इसको अगर हम पानी को अगर हम मुंह में डालेंगे, क्या इसका आकार बदलेगा? अभी बोतल के शेप का है, पेट में जाने के बाद मुंह में डाले, मुंह के शेप का हो गया होगा, पेट में जाते जाते पेट के शेप का हो जाएगा, ये जहां डालेंगे उसका। लेकिन इसका आयतन बदलेगा क्या? इसमें अगर अभी आधा लीटर पानी है, हम आधा लीटर पानी पेट के अंदर पी जाएं, आधा लीटर ही रहेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा? आधा लीटर ही रहेगा। इससे अभी हम दूसरा बर्तन में डाल देते हैं, ये डेप्पी में डाल दिए, क्या होगा, इसका आयतन बदलेगा क्या? अगर इसमें 100 ml था तो इस ढक्कन में भी 100 ml ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब द्रव का आकार नहीं बदलता, सॉरी द्रव का आयतन नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलेगा। आयतन मतलब जितना पानी है उतने पानी रहेगा, चाहे किसी बर्तन में डाल दो, लेकिन आकार क्या होगा, बदल जाएगा। अभी इसके शेप का था, जब इसमें डाल दिए तो ये क्या होगा, इसके शेप का पानी हो गया। ध्यान रखिएगा, ये दृढ़ नहीं होते, तरल होते हैं। अभी अगर हम इसको यहाँ से गिरा रहे हैं, क्या ये टकरेगा क्या? नहीं, फिक्स है। लेकिन पानी को अगर हम ऊपर से गिरा रहे हैं तो क्या होगा, ये तरल है, ये बह जाएगा। अभी यहाँ पानी गिराएंगे तो बातें बातें सुमित तक पहुँच जाएगा, इसको यहाँ गिराएंगे बातें बातें पहुँचेगा क्या सुमित तक? नहीं पहुँचेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ठोस और द्रवों का मिश्रण द्रवों में संभव है। अच्छा, कोई ठोस पदार्थ क्या पानी में घुलेगा? कुछ कुछ पदार्थ ठोस होते हुए भी पानी में घुल जाएगा। वो बर्फ का टुकड़ा डाल देंगे पानी में, घुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई दवाई का गोली पानी में डाल देंगे, क्या होगा, तो घुल जाएगा। अब आता है वातावरण की गैसें भी विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। आप लोग कोको कोला स्प्राइट जो पीते हैं, कोको कोला स्प्राइट में भी क्या होता है, गैस घुला हुआ रहता है। तभी इस तरह अगर हिला दें और ये ढक्कन खोल देंगे तो क्या होगा, सारा फेंक देगा। इसका मतलब है कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने घोल के रखा है, तभी तो, यानी पानी में गैस घुल जाता है। मछलियाँ जो श्वास लेती है, तो भैया मछलियाँ क्या लेती है, ऑक्सीजन गैस लेती है। इसका अर्थ है कि पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, तभी तो मछलियाँ श्वास ले पा रही है। बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है, तो जल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है और यह जलीय पौधे और पौधों जंतुओं के लिए भी आवश्यक होता है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जीव जंतु जो रहते हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इस तरह हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस भी घुल सकता है और गैस भी घुल सकता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अब आता है ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होता है, स्थान अधिक होता है। अब देखो, ये मेरा हाथ में छड़ी है, इसमें हम पानी डालेंगे, क्या पानी इसके अंदर जाएगा? नहीं। अगर एक बूंद डाल रहे हैं, क्या होगा, एक बूंद डाले तो गिरा गया? नहीं गिरा, इसी में रह गया, मतलब इसमें खाली जगह होगा एक बूंद घुसने के बाद। लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो घुलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब है ठोस में भी रिक्त स्थान है लेकिन वो कम है। अब पानी है, इसमें हम चीनी घोलेंगे, नॉर्मली आपका 1 किलो पानी में 250 ग्राम चीनी घुल जाता है। देखें ना आप लोग भी घोल करके जब शरबत बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें रिक्त स्थान अधिक है, तभी घुल जाता होगा। तो ठोस की अपेक्षा द्रवों में रिक्त स्थान अधिक होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग गैसीय अवस्था के बारे में। आपने कभी गुब्बारे वाले पर भी ध्यान दिया होगा, गुब्बारा फुलाता है वो लोग और बेचता है, तो उसका सिलेंडर में क्या रहता होगा, गैस भरा रहता होगा। वो गर्म हवा वाला गुब्बारा देखे हो जो 10 टका बिकता है, वो क्या होता है, डालने के बाद उड़ने लगता है, इसका मतलब है सिलेंडर में गैस भरल होगा।
तुम लोग पूछ करके बताना उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, कैसे उड़ता है, याद है किसी को? पता कीजिए। हाँ नहीं भैया, एलपीजी गैस से खाना बनता है। पता कीजिएगा आप लोग, हाइड्रोजन गैस है या हीलियम गैस उसके अंदर रहता है? हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग सिरिंज सबको ही देखे होंगे, सुइया देने वाला सिरिंज। उस सिरिंज का अगर मुंह को कस के दाब दें और उसके बाद हम ऊपर से उसको दबाएं, क्या दबेगा सिरिंज? नहीं दबता। इसका मतलब उसमें हवा था, वो हवा को तुम क्या किए? लॉक कर दिए। या फिर कभी कभी एक चीज़ तुम लोग देखे होंगे, ये बोतल को सीधा पलटा दो, उल्टा दिए पूरा का पूरा। अब बोतल को पलटा दिए और कोई पानी में पूरा भरा हुआ बाल्टी इस तरह घुसाते हैं, सीधे घुसता है? क्यों नहीं घुसता है? इसके अंदर हवा भरा हुआ है। इसको टेढ़ा करके घुसाओगे तब घुसेगा, सीधा घुसाओगे तो मतलब बोतल के अंदर हवा है और हवा भी स्थान घेरती है। बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हो। ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। लेकिन देखो, गैस को अधिक दबाया जा सकता है, द्रव को उससे कम दबाया जा सकता है, ठोस को सबसे कम दबाया जा सकता है, क्योंकि इसको जितना दबना था ये दब गया। लेकिन एक बैलून ले लिया हम, बड़ा सा बैलून, जैसे मान लीजिए अभी हम बैलून को ले लेते हैं, बैलून ले लिए, क्या इसको और दबाया जा सकता है? हाँ, देखो इतना दबा दिए ना, और ये ठोस को इतना दबा पाते क्या? नहीं। मतलब इसका मतलब है कि गैस की संपीड़ितता अधिक है, इसको ज़्यादा दबाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये बैलून आप देखिए, अभी इस बैलून को पूरा फुल कर लेते हैं फिर। चलो बैलून फुल हो गया, इसकी संपीड़ितता क्या है? अधिक है, इसको और अधिक दबाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका देखिएगा एलपीजी गैस सिलेंडर लगभग सबके घर में होगा। अंदर में रहता है तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, बाहर निकलता है तो गैस के फॉर्म में चला जाता है। मतलब अंदर में उसको दबा दबा के पानी बना दिए होंगे, तभी तो पानी जैसा दिख रहा है अंदर में, लिक्विड फॉर्म में। तो हमारे घर में कौन सा खाना पकाने में यूज़ होता है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी बोलते हैं। इसके अलावा आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे, सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस रहता है, जो किसी को सांस लेने में तकलीफ रहता है, वो मास्क लगाता है, उसी से ऑक्सीजन उसका नाक में पास होता है, तो वो भी उसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन बाहर आकर के गैस फॉर्म में आ जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का भी इस्तेमाल होने लगा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और संपीड़ितता अधिक होने के कारण ये क्या होता है? अंदर में पानी जैसा रहता है, बाहर निकलने पर यह गैस बन जाता है। और इसको संपीड़ित करके क्या करते हैं? सिलेंडर में डाल देते हैं। इसके अलावा आपके नाक तक क्या होता है? गंध बहुत जल्दी पहुंच जाता है, ये भी आप लोग देखे हैं। ये किसके जरिए फैलता है? विसरण के जरिए। जब कोई चीज़ गर्म रहता है, गर्म खाना का सेंट, ओहो क्या मस्त टेस्टी खाना बन रहा है रे बगल में, पता चल जाता है हमको। अब आता है कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। अब आता है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है, और ये अनियमित गति के कारण क्या करते हैं? ये कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव भी बनता है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला दे दिया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, तो किसी भी वस्तु का डेंसिटी कितना है, पानी में तैरेगा या नहीं तैरेगा, वह उसके द्रव्यमान और आयतन के ऊपर निर्भर करता है। आप देखिएगा एगो लोहा का कील पानी में क्या होता है? एगो कांटी पानी में क्या होगा? डूब जाएगा। और एगो बड़ा सा ही प्लास्टिक हुआ एकदम बड़का गो है, वो क्या होगा? तैरेगा, डूब जाएगा? तैरेगा। तो इसका घनत्व कम है इसलिए तैरेगा, और कांटी का घनत्व क्या है? बेसी है इसलिए डूब जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन आपके सामने ही, सब आपको अपने से बनाना है। अब देखिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? क्या पदार्थ अपना अवस्था बदलेगा? बिल्कुल बदल सकता है। पदार्थ जैसे पानी, पानी एक ही स्टेट में है क्या? 3 स्टेट में है। अभी इसको फ्रिज में जमा देंगे, क्या होगा? बर्फ। कपड़ा में जब फेंक के मारेंगे तो मुड़िया में छेद हो जाएगा। ये पानी से फेंक के मारेंगे, छेद होगा क्या? मजा लगेगा, मार रहे जितना मारी जो, कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब है कि जल को 3 भाग में बांट सकते हैं। ठोस में बर्फ हो गया, मार करके मुड़ी फोड़ दो। द्रव पानी, पानी से कोई दिक्कत नहीं है, होली खेल लो। और गैस मतलब क्या हो गया? जलवाष्प। जलवाष्प जैसे कि तुम चाय बना रहे थे तो पानी क्या होता है? भाप बन के उड़ रहा है, ठीक है, तो भाप भी हो गया, ये आपका गैस फॉर्म में हो जाता है। तो तीनों अवस्था में पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। ये अवस्था लेकिन बदलता है क्यों है? तो टेम्परेचर बदलने के कारण ठंडा करने पर बर्फ बना, नॉर्मल टेम्परेचर में पानी बना, और गर्म कर दिए तो भाप बन गया, गैस का स्थिति में चला गया। तो यानी टेम्परेचर बदलने के कारण ऐसा होता है। और ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसके कारण कण क्या होते हैं? अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। कण क्या होते हैं? अपने नियत स्थान को छोड़कर के अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। ठोस पिघल के किस में बदलता है? द्रव में। अच्छा, मेरे पास एक लोहा का रॉड है, क्या उसको पिघला पाएंगे? हाँ, उसको भी अगर ले जाओ तुम लोहार के पास, उसको इतना गर्म करेगा कि पिघल जाएगा। सोना चांदी जो पहनते हो तुम लोग, वो भी क्या करता है? लोहार लोग पूरा पिघला देता है, अब पिघला करके नया डिजाइन में डाल देता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब हर चीज़ को पिघलाया जा सकता है, लेकिन कोई फिक्स टेम्परेचर पे। घड़ा कैसा हम गर्म करेंगे? लोहा का रॉड गर्म होगा। अगर लोहार के पास ले जाकर गर्म करोगे तब वो पिघला पाएगा, हम लोग नहीं पिघला पाएंगे, लोहार लेकिन पिघला देगा। तो सबका एक ऐसा अवस्था आता है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। तो एगो तुम लोग कहता नहीं है कि वो लड़का बड़ा सख्त लौंडा है, सख्त लौंडा नहीं है, उसको पिघला नहीं पाए वो कोई। पिघला दोगे उसका भी एगो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर पे जाके वो बंदा पिघल जाएगा। चलो आगे देखो अब। न्यूनतम तापमान पर जब ठोस पिघल के द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। जितना टेम्परेचर पे कोई ठोस पिघल के द्रव बन जाए वह उसका गलनांक कहलाता है। अब जैसे अब देखो, पानी का एक बर्फ का बोतल हम बाहर में रखे हैं, 1 घंटा में उसका पानी क्या हो जाएगा? बर्फ से पानी बन जाएगा। कम टेम्परेचर में बन गया, को लोहा रख देंगे, क्या पिघलेगा? क्या नहीं। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अब आता है बर्फ का गलनांक कितना है? तो 273.15 केल्विन होता है। 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। और ठोस के गलने पर क्या होता है? तापमान समान रहता है, ऊष्मा कहाँ चला जाता है? वातावरण में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? केल्विन है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। सुविधा के लिए हम लोग 273 केल्विन बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। और अगर किसी तापमान की माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा देना है, और सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देना है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, सी यू।